नमस्कार दोस्तों, सच्ची कहानी के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव दीक्षित। तो चलते हैं, आज हम एक इंटरनेशनल मुद्दे पर जरा बात करेंगे और उसमें यह समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई इतिहास अपने आप को दोहराता है। जी हाँ, जब हम पिछले 500 या 700 साल का लास्ट जो हिस्ट्री को देखेंगे तो यही देखेंगे, यस, ये जहां पे आज कोई देश है कल कोई और था। अगर हम पिछले रोमन एम्पायर की बात करें, दुनिया में एक बार उसका भी डंका बजता था, उसके बाद किसी और ने जगह ली, फिर कहीं पे जाके ग्रेट ब्रिटेन का दौर आया, अमेरिका का दौर आया, और हमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का वो दौर ओवर हो चुका है, क्योंकि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके अमेरिका आज तमाम नेटो कंट्रीज के ऊपर भी प्रेशर बनाने की या हम यूं कहें प्रेशर क्रिएट करने की एक कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर यूरोपियन देश भी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या ये अमेरिका का जो एक प्रभाव था, वो जो अभी का जो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके जो कर रहे हैं, उस युद्ध ने क्या इस दुनिया के तमाम मुल्कों को यह एहसास करा दिया है कि अमेरिका अब कमजोर होने लगा है। इसीलिए ये सारे जो देश हैं वो उसके ऊपर ध्यान या उसकी इस बात को नहीं मान रहे हैं या नहीं सुन रहे, हम यूं कहें तो। क्योंकि आज अमेरिका जिस जगह पे है, एक वर्ल्ड पावर के तौर पे देखा जाता है। दुनिया की किसी भी देश पे वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो किसी देश को इस तरह से धमका दे कि हम आपके साथ व्यापार जो या ट्रेडिंग है वो हम इस एंगल से शुरू करेंगे, हम टैरिफ नहीं देंगे, तुम टैरिफ दोगे, तुम्हारे ऊपर टैरिफ अब 20% है, तुम्हारे ऊपर अब 40 है, भारतवर्ष के ऊपर 50% है, 100%, 500% की ये धमकियां देना। या वेनेजुएला जैसे एक पूरे तरह से स्वतंत्र देश जहां पे उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, वहां के जो प्रेसिडेंट को उनकी वाइफ के साथ उनके बेडरूम से निकाल के ले आना, ये क्या था? ये अमेरिका की वो धाक थी, अमेरिका की वो पावर था, जिसपे तमाम सारी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर फेल, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वो दे वर अनेबल उस टाइम पे, यहां भी दे आर अनेबल टू स्पीक अगेंस्ट यूएस प्रेसिडेंट। लेकिन अब धीमे धीमे जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, अमेरिका का वो तमगा कमजोर होता हुआ चला जा रहा है। क्या आने वाले टाइम पे कोई और देश निकल के आएगा और इस दुनिया में अपनी धाक जमाएगा? तो चलो चलते हैं। हम इससे पहले अगर बात करें अमेरिका का आखिर इमर्ज किस तरह से हुआ था इस इंटरनेशनल या इस जियोपॉलिटिक्स में, इससे पहले की बात करें तो लगभग एक बहुत बड़ा पीरियड रहा था, 300-400 साल का। किसका? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। इस यूनाइटेड किंगडम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। पूरी दुनिया में एक ये कहते थे ना कि यूनाइटेड किंगडम का सूर्यास्त नहीं होता उनकी हुकूमत का, कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका मतलब ये होता था ना कि उनकी हुकूमत और उनका जो एक तरह से रिजीम था पूरी दुनिया में था, जहां भी सूर्यास्त, कहीं पे सनसेट होता तो कहीं पे सन राइज होता था। तो उनका जो हुकूमत का जो हम ये कहें कि सूर्य अस्त नहीं होता था, उसका कारण यही है, यही था। लेकिन एक दौर आया कि उनका ये जो स्टेटस था वो कहीं नीचे चला गया, यूके कमजोर हो गया और उस जगह को अमेरिका ने ले लिया। क्या अमेरिका आज कमजोर हो रहा है? लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी समीक्षा करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द एक्चुअली रिवर। ये कौन सी रिवर है? स्वेज कैनल है, एक स्वेज नहर है, और इसी नहर ने इनफैक्ट अमेरिका को क्या कर दिया था? सुपर पावर के तौर पे स्थापित कर दिया था इस जियोपॉलिटिक्स में, और इस ग्रेट ब्रिटेन को काफी पीछे पहुंचा दिया था। वजह क्या थी? ये सबसे पहले तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो ये कैनल है, स्वेज नहर है, ये कहां थी, कब थी। इनफैक्ट 1869 मतलब 1869 का करीब वो टाइम था, वो ईयर थी कि दो जो जलमार्ग थे, उन जलमार्ग के बीच में ये लगभग 193 किलोमीटर की ये बनाई गई एक नहर थी। कौन सी? स्वेज नहर। और ये नहर जो थी दो सी को जोड़ती थी। एक तो हम कहेंगे रेड सी था और दूसरा मेडिटेरियन, या हम यूं कहें कि भूमध्य सागर।
तो मेडिटेरेनियन और जो रेड सी है उन दोनों को जोड़ने वाली ये नहर थी, और ये सामरिक रूप से खासा सिग्निफिकेंट रखती थी, क्योंकि इससे लगभग जो दुनिया का था 12% इधर से ही गुजरते थे, और ये एशिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण थी अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन था वो इधर से ही होके गुजरता था। तो अब इसी टाइम पे, और इंग्लिश की जो हुकूमत थी वो दुनिया में थी, सारे देशों को उसने अपना गुलाम बना के रखा था। अब जब ये नहर थी, ये इनफैक्ट कहां पे थी, ये मिस्र वाले एरिया में पड़ती थी, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं। तो इजिप्ट ने एकदम क्या किया 1956 में, और उससे पहले जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, उस वर्ल्ड वॉर में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 45 तक चला था, 1945 में, वो आते आते अंग्रेज जो थे वो कमजोर होने लगे थे कई तरीके से। उनकी वजह ये थी कि उस इन वर्ल्ड वॉर में उनका खासा इकोनॉमिक कहें, वेपन्स इन सब में, या फिर उनकी जो फौज थी, उनके जो लोग थे वो भी धीमे धीमे कम हो गए थे। उसमें जो टाइटन जो शिप की बात आती है, वो भी उसमें उनकी जो प्रोमिनेंट हस्ती थी वो डूब के मारी गई थी। तो इस तरह से धीमे धीमे ये कमजोर होने लगा था इंग्लैंड। अब जब ये स्वेज नहर जो थी इन 2 सागरों को जोड़ रही थी, ये कहां से होके निकल रही थी, ये एक बार जीके का भी हिस्सा हो सकती है। 193 किलोमीटर का एक जलमार्ग था जो 2 समुद्रों को जोड़ रहा था, 2 रास्तों के लिए। अब उसमें इजिप्ट से होके गुजर रही थी। अब इजिप्ट ने क्या किया कि इस नहर को क्या कर दिया था, इस नहर को उन्होंने इनफैक्ट क्या कर दिया था एक तरह से। अब यहां पे आप, इन लोगों ने अपनी राष्ट्रीयकृत कर दी नदी, मतलब उस पर अपना रिजीम सौंप दिया कि नहीं यहां पे अब हमारी हुकूमत होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या हुआ कि अमेरिका को ये बहुत नागवार लगा, सॉरी अमेरिका को नहीं, यूके को, कि हमारी हुकूमत, हम यहाँ के सिरमौर हैं, और हमारे होते हुए कोई दूसरा कंट्री आके, जिस तरह से आज अमेरिका को लगता है कि वो कहीं पे भी अपनी झंडा लगा देगा, कहीं पे खड़ा हो जाएगा, सारे लोग उसके पीछे हो जाएंगे, भूल कर दी उसने ईरान के साथ यही। तो अब जब ये इस तरह से होने लगा तो उसे भाई दुनिया भर में के देशों में उसकी हुकूमत थी, तो उसे बहुत बुरा लगा। जब बुरा लगा तो उसने अपनी सेना को यूके और उसके साथ साथ फ्रांस के का दोनों का उस पर ज्वाइंटली इन्फ्लुएंस था, या उसमें दोनों गवर्न कर रहे थे। कौन कौन, यूके और फ्रांस, दोनों को बहुत बुरा लगा जब इजिप्ट की उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसने उस पर अपना आधिपत्य जब जमाना शुरू कर दिया। भाई उनका एरिया था जोग्राफिकली, तो लेकिन गवर्न कोई और कर रहा था। जब कोई और गवर्न कर रहा था तो उन्हें वो बुरा लगा। तो जब बुरा उनको लगा तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना उस पर स्थापित कर दिया हक। अब जब अपना हक स्थापित कर दिया तो उसी को लेके इन्होंने क्या कर दिया, एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, और उस सीक्रेट मीटिंग में कहते हैं क्या कि इस स्वेज नहर पे इन्होंने लगा दिया है, अब हम इस पे अटैक करेंगे। और उनके ये प्लानिंग करते टाइम उनकी प्लानिंग का हिस्सा इजराइल भी था। इजराइल, यूके और फ्रांस, इन तीनों ने अपनी अपनी सेनाओं को उधर भेजने की प्लानिंग करी। तब तक उधर एक इजिप्ट के दूसरे हिस्से में इजराइल ने अटैक कर दिया। तो जब इजराइल ने अटैक कर दिया तो सारे तीनों देशों ने मिलकर अपनी आर्मी को उधर पहुंचा दिया। और ये लगभग अक्टूबर 1956 का टाइम था। 1956 में इजिप्ट ने जैसे ही उस पर अपना प्रभुत्व जमाया, और अक्टूबर 56 में इन लोगों ने वहां पे सेना को उतार दिया। अब जब सेना को उतार दिया तो युद्ध होने लगा। अब इजिप्ट इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन हाँ दुनिया के तमाम और जो देश थे, वो देश, उनमें कौन थे, रूस था, एक बड़ी ताकत के तौर पे था। साथ ही साथ में अमेरिका भी था एक बड़ी ताकत के रूप में। और उन लोगों ने क्या किया, इसको अपोज किया। जब इसको अपोज किया, अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी, और उस टाइम तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद यूएनओ भी अपने उस उसका भी एक एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था, तो उसने भी अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। यूएसए उसे धमकी देने लगा यूके को कि आप अपनी सेना को हटाइए, अगर आप नहीं हटाते हो तो हम आप पे अटैक करेंगे, हम आपके पाउंड को कमजोर कर देंगे। यूएस ने भी
सॉरी, उधर दूसरी साइड रसिया था, रसिया ने भी जबरदस्त धमकी दी और दूसरी साइड से हम युद्ध के लिए भी चेतावनी देने लगे। तो इन सारे दबाव में आके अब क्या किया गया कि अमेरिकन जो राष्ट्रपति उस टाइम पे थे, मैं उनका नाम एक्चुअली ड्वाइट डी करके था, आइजवन हाइड्स परहैप्स ही वाज इन दैट टाइम। तो उन लोगों ने एक अपना प्रेशर क्रिएट किया यूके के ऊपर। तो यूके को 1957 आते आते यहां से अपनी सेना को हटाना पड़ा, और अपनी सेना को हटाया ही नहीं, उस टाइम पे ये पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैल गया कि अब यूके कमजोर हो गया, क्योंकि इजिप्ट जैसे देश के साथ मुकाबला नहीं कर पाया, और जब मुकाबला नहीं कर पाया तो कमजोर हो गया, और यहां से सेना को लेके फ्रांस और यूके दोनों भाग गए। अब क्योंकि यूके को यह एहसास नहीं हो पा रहा था कि वो कमजोर हो चुका है, उसे लग रहा था कि वो अभी उतना ही ताकतवर है, लेकिन इन देशों ने उसके ऊपर जिस तरह से, एक तो इजिप्ट ने उसकी मर्जी के खिलाफ यहां पे इसे अपना बना के रखा, अपनी मैरीन और ये सब कुछ लगा दी गई, नेवल को उसने वहां पे डिप्लॉयड कर दिया, और दूसरे देश उसके फेवर में आ गए। अमेरिका का उसी टाइम पे जो जियो पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनली उस तरह से उदय हुआ जैसे कि अमेरिका सुपर पावर बन गया। तो जब अमेरिका सुपर पावर बन गया तो हम ये कह सकते हैं ना कहीं ये सारी चीजें कहां से गवर्न हुई हैं कि एक इस यूके को वर्ल्ड पावर का तमगा जो था वो पानी ने ही छीन लिया, उस नहर ने, स्वेज नहर ने। और आज जिस अमेरिका तब से लेकर 1956 या 57 में यूं कहूं कि जब स्वेज नहर का विवाद हुआ, और उस विवाद के बाद यूके को अपनी सेना को लेकर चुपचाप वहां से निकल जाना पड़ा, उसके बाद शांत होकर बैठ गया। उसके बाद से लगातार जो है इस दुनिया में धाक थी जमाए हुए था वो अमेरिका था, और अमेरिका भी उसी तरह से आज इस ब्लू या नीले कलर के जो एरिया था जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसकी नाक का सवाल बन गया, उसमें वो फंस गया है, उसे खाली कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो खाली नहीं करा पा रहा है, क्योंकि ये बोलते हैं कि अपनी तमाम तरह की जो माइन है वो ईरान ने नीचे दबा रखी हैं, और उन माइंस को डिफ्यूज करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है दुनिया भर के, या दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसका एक मॉडर्न पार्टनर इजराइल, दोनों के लिए दिस इज रियली वेरी टफ टू डिस्ट्रॉय देम। और वो लगातार वहां से उसने ब्लॉक कर रखा है। महज कुछ देश जिसमें एक भारत भी है, उसे ये बोल दिया कि आप अपने उन जहाजों को लेके वहां से निकल सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा वो जल मार्ग है जहां से लगभग सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहते हैं ना कि 34 किलोमीटर की चौड़ाई का ही है ये, और उस पर उसने पूरा कब्जा कर रखा है। दुनिया भर का लगभग 20% या 20 से 30% जो क्रूड ऑयल है वो यहीं से निकलता है। अब अमेरिका के लिए वो मुश्किल हो गया है, बड़ा टफ हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद क्या कि अब आने वाले टाइम पे क्या ये दूसरा कोई और नया देश आएगा इस वर्ल्ड पावर के तौर पे, जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका था, तो क्या ये क्रेडिट जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप लेने की कोशिश कर रहे थे कि हम नोबेल प्राइज लेंगे, अमेरिका को सुपर पावर बना रहे हैं, अमेरिका की ताकत को और बढ़ा रहे हैं, ये लोग अमेरिका के खिलाफ हैं, ये लोग अमेरिका के जो भी खिलाफ बोलेगा हम उसे खत्म कर देंगे, तो ये कहते कहते ये उनका बड़बोलापन डोनाल्ड ट्रंप का जो सनक है जिसने दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया है, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप इतिहास में इस तरह से लिखे जाएंगे कि अमेरिका का ताज जो था वो इनकी वजह से गिर गया है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या इस तरह से आगे होगा? यस दोस्तों, कैसा होगा, क्या होगा, ये देखने की बात है, लेकिन फिलहाल अमेरिका मुझे इस बैकफुट पे दिख रहा है। तो यस गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।